चलिए फिर से मैं एक बार आप लोग को आगे की टॉपिक बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि आनुवांशिक पदार्थ, और ये हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अब अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले कौन थे? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था। तो अगर आप लोग को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं ये क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी ने, सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था। इनके अनुसार एक बात हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आनुवांशिक सूचनाएं जो होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक पीढ़ी से, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्रोमोसोम के द्वारा पहुंचती है। इस बात की पुष्टि सटन और बोवेरी ने अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्रोमोसोम्स के द्वारा पहुंचती है। और इस बात को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। अगर हम लोग देखें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम की बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो किस चीज़ की है? क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो बना होता है वो किस चीज़ का? तो क्रोमैटिड्स का। क्रोमोसोम की अगर बात करें, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को ये देखने समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? किस चीज़ की बनी हो गई? क्रोमैटिड्स का। क्रोमैटिड्स किस चीज़ की बनी हो गई? तो क्रोमैटिड्स जो बनी हो गई क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन की अगर बात करें हम लोग तो क्रोमैटिन जो बनी हो गई वो सोलेनॉइड फाइबर की, सोलेनॉइड फाइबर की। और सोलेनॉइड फाइबर के आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हो गया वो न्यूक्लियोसोम। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोसोम के बारे में, और फिर से मैं अभी बता दूंगा कि न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया डीएनए, और ये क्या हो गया? जीन। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है और क्रोमोसोम के द्वारा आनुवांशिक सूचनाएं स्थानांतरित होती है। तो अब हम लोगों को शुरू करना है डीएनए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि डीएनए। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए की बात करें
तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फुल फॉर्म हो गया वो क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए है क्या? तो डीएनए के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया? क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटीन, सोलेनॉइड फाइबर, न्यूक्लियोसोम, डीएनए और जीन। तो इस चीज़ से, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए सजीवों या फिर आप ऐसे कह सकते हो इस बात को कि डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है। डीएनए क्या हो गया? तो डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में, चूंकि आप देख रहे हैं क्रोमोसोम और गुणसूत्र में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि डीएनए सजीव कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक अनुभार युक्त बृहत अणु है। आप ऐसा भी इसके बारे में कह सकते हैं कि डीएनए जीवों की वंशागति की आणविक आधार है। अब देखिए, डीएनए की परिभाषा हम लोग इस रूप में कर सकते हैं कि डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि डीएनए सजीव कोशिका में पाए जाने वाला सर्वाधिक अनुभार युक्त बृहत अणु है। और इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएनए जीवों की वंशागति की आणविक आधार है। इन सारे चीज़ों के बाद अगर हम लोग देखें, परिभाषा के आगे की बात करें तो डीएनए को सर्वप्रथम, डीएनए को, इसकी खोज के बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि डीएनए को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कहने का अर्थ होता है कि आप कह सकते हो कि डेड वाइट सेल, जो आप कह सकते हो मवाद कोशिका के केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस से परिष्कृत कहने का मतलब अलग,
परिष्कृत किया। अब हम लोग देखें इस बात को कि डीएनए की खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मेशर, डीएनए को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मेशर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस से परिष्कृत किया। और न्यूक्लियस से परिष्कृत करने के कारण फ्रेडरिक मेशर ने डीएनए का नाम न्यूक्लिन रखा और न्यूक्लिन कहा। डीएनए को मेशर ने न्यूक्लियस से अलग किया था, जिसके कारण उन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया। अब अगर हम लोग देखें इस बात को फिर से एक बार समझ लें कि डीएनए आखिरकार है क्या। तो डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए जीवित कोशिका में के गुणसूत्र में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है। दूसरी बात करें तो डीएनए सजीव कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक अनुभार वाला बृहत अणु है। और डीएनए जीवों की वंशागति की आणविक आधार है। डीएनए की खोज के बारे में हम लोग देखें तो डीएनए को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मेशर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिका के केंद्रक से परिष्कृत किया। और केंद्रक से परिष्कृत करने के कारण इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। अब अगर हम लोग देखें तो डीएनए जो हो गया, हमने आपको बताया था डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। और इसके बारे में अगर देखें हम लोग तो कुछ वायरस को छोड़कर अधिकांश जीवों में पाए जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, वो है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया, डीएनए। और कुछ वायरस की अगर बात करें हम लोग तो उस वायरस को छोड़ के जस्ट लाइक कि हम लोग इसमें कह सकते हैं कि राइनो वायरस, टीएमवी वायरस, इन सारे वायरसों को छोड़ के अगर बात करें हम लोग तो ये क्या हो गया, आनुवांशिक पदार्थ उसका क्या हो गया, डीएनए। अधिकांश जीवों में डीएनए है, सभी जीवों में नहीं, अधिकांश जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ हो गया वो क्या है, डीएनए है। तो डीएनए हम लोग समझ चुके हैं कि डीएनए क्या है। तो आप सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि सजीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला सर्वाधिक अनुभारयुक्त क्या है, डीएनए अणु है। या फिर तंतुनुमा, जीवों के क्रोमोसोम में पाया जाने वाला तंतुनुमा संरचना है। अब इसके आगे की बात करें हम लोग तो डीएनए किस रूप में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है। डीएनए की बात करें हम लोग तो डीएनए किस रूप में और कहाँ पाया जाता है जीवों की कोशिकाओं में, तो इस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। सिंपली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डबल हेलिक्स ये संरचना है डीएनए की, मतलब प्रति समांतर रूप में एक दूसरे से लिपटे हुए रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो डीएनए एक दूसरे से, मतलब आप कह सकते हो प्रति समांतर रूप में वो एक दूसरे के साथ, उसकी दोनों लड़ी एक दूसरे के साथ चलती है, न कि एक दूसरे को काटती हुई चलती है। अब देखिए डीएनए की बात करें तो आप कह सकते हो कि डीएनए एक आप न्यूक्लियोटाइड्स की दोहरी श्रृंखला द्वारा निर्मित होती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की दोहरी श्रृंखला द्वारा निर्मित होती है और एक लंबी कड़ी के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होती है। आप ऐसे कह सकते हो कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की दोहरी श्रृंखला द्वारा निर्मित
होती है और लंबी लड़ी के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होती है। अगर हम लोग बात करें कोशिकाओं की, तो कोशिका जो होती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोशिका की बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो पहले अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक। पहले ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि केंद्रक में यह उपस्थित होता है, तो केंद्रक के अलावा यह कहाँ उपस्थित होगी। तो आप कह सकते हो कि डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। अब इस चीज़ की क्लियरिटी के बाद हम लोग देखें कि डीएनए क्या है, लंबी लड़ी के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो लंबी लड़ी के रूप में उपस्थित होती है, तो कितनी लंबी? तो डीएनए की लंबाई जो निर्भर करती है उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या डीएनए में जितनी होगी, डीएनए की लंबाई उतनी होगी। मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो कि डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे कि बात करें अगर हम लोग कि किसी जीव में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या, उस जीव की क्या होती है, विशेषता होती है। जैसे हम लोग बात करें कि एस्चेरिचिया कोलाई में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या होती है वो होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या जो एस्चेरिचिया कोलाई में है वो 4.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स है। यही बात करें कि मनुष्य की ह्यूमन बीइंग के अगुणित डीएनए की बात करें तो 10⁻6 एस्चेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁻6 और मनुष्य में अगर बात करें हम लोग तो 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स, अब काफ़ी संख्या में जब न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन सारे चीज़ों के बाद अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग के सामने का जो टॉपिक आने वाला है वो है डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना पे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। थैंक यू।